हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के एक मॉडल पेपर को देखने वाले हैं 2020 के। अगर आप इस मॉडल पेपर को अच्छी तरह से लगाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप इन सभी निर्देश को पढ़ लीजिए। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं इसमें खंड क में पहला सवाल दिया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की 2 गुनी होती है। तो फोकस दूरी 2 गुनी यानी 10 है तो इसका 20 सेमी हो जाएगी इसकी वक्रता त्रिज्या। यह है कि निकट दृष्टि दोष में से आप क्या समझते हैं, यानी निकट दृष्टि में से कौन सा सही है। अगर आपको निकट दृष्टि पूछे तो आपको याद कर लेना है कि निकट की दृष्टि दूर का दोष। अगर निकट की दृष्टि है तो निकट की वस्तु दिखाई देती है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। अगर दूर का दे तो याद करेंगे दूर की दृष्टि निकट का दोष, यानी दूर की वस्तु दिखाई देती है नजदीक की नहीं दिखाई देती है। किसमें? निकट दृष्टि दोष में। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो दूर के लिए दूर की दृष्टि निकट का दोष और निकट दृष्टि दोष के लिए निकट की दृष्टि दूर का दोष। इसके लिए हो जाएगा दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है और नजदीक की वस्तु साफ दिखाई देती है। अगला दिया है कि धारा का मात्रक क्या है। तो धारा का मात्रक आप जानते हैं कि एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि डायनमो रूपांतरण करता है। तो जो डायनमो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट दिया है कि दर्पण का मुख्य अक्ष से आप क्या समझते हैं। तो आपको दर्पण का मुख्य अक्ष लिखना है कि दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है, यानी दर्पण के जो बीचों बीच यानी केंद्र से होकर जाने वाली रेखा होती है वही मुख्य अक्ष होती है। नेत्र लेंस की आपकी समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। समंजन क्षमता मतलब होता है नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। आपको नेत्र की समंजन क्षमता को लिख लेना है। यह कहने को क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, यानी आपको 1 वोल्ट की परिभाषा लिख देना है और विद्युत जनित्र का आपको सिद्धांत लिखना है। या तो जनित्र का हल करना है तो अथवा का वायु में गमन करती प्रकाश की किरण एक जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। तो आपको ये लिखना है, यानी जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, और अगर वह विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। आपको लिख देना है। नेक्स्ट दिया है कि मानव नेत्र क्या है, इसकी आपको क्रियाविधि का वर्णन कर देना है। नेक्स्ट आपको इसको याद कीजिए, आपको इसको हल कर लेना है। 2 ओम 3 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध को किस क्रम में संयोजित किया जाए कि संयोजन के कुल प्रतिरोध 4 ओम और 1 ओम हो जाए। एक बात याद रखिए, अगर अधिकतम प्रतिरोध हो रहा है तो उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, अगर न्यूनतम प्रतिरोध आ रहा है तो उसे हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। अगला सवाल चौथा दिया है कि उदाहरण देकर समझाइए कि चुंबकीय बल किस प्रकार उत्पन्न होता है तथा किन वस्तुओं पर कार्य करता है। आपको ये लिखना है, अथवा आपको एक क्वेश्चन दिया, आपको इसको हल कर लेना है। खंड ख केमिस्ट्री से दिया है। केमिस्ट्री में दिया है कि निम्नलिखित में उष्माक्षेपी अपक्रिया कौन सी है। यानी उष्मा शोषी का मतलब होता है जिस अपक्रिया में उष्मा ग्रहण होती है, यानी उष्मा निकलेगी नहीं बल्कि ग्रहण करेगी, उसे कहते हैं उष्मा शोषी अपक्रिया। तो इसमें H2 + I2 = 2HI एक उष्मा शोषी अपक्रिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया कि अम्ल तथा क्षारक को परस्पर क्रिया से लवण एवं पानी बनता है, क्रिया क्या कहलाती है। तो उदासीनीकरण कहलाती है। उदासीनीकरण का मतलब होता है अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया से जल और लवण बनता है। नेक्स्ट दिया कि डीजल तेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो डीजल तेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या, इसका उत्तर आ जाएगा C6 से C16 तक हो जाता है। अर्थात कहीं कहीं दिया देता है कि C12 से C20, यानी C12 से C20 तक होता है। C12 से C20 इस ऑप्शन के अनुसार इसका C सही है। नेक्स्ट दिया कि धातु के संक्षारण से आप क्या समझते हैं। तो धातु का आपको संक्षारण लिखना है। नेम दिया कि गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन से तत्वों का पता चला है जिसके के लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था। आपको उदाहरण देकर समझाना है। इसमें दिया है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। न्यूलैंड का आपको अष्टक नियम लिखना है और आपको धातु के साथ अम्ल की अपक्रिया कराकर उसमें कौन सी गैस निकलेगी उसको लिखकर आपको समीकरण को लिख देना है। अगला दिया है कि कार्बन के 2 गुणधर्म लिखिए जिनके कारण वे चारों ओर कार्बनिक यौगिक का विशाल दिखाई देते हैं। नेक्स्ट दिया कि उभयवर्ती ऑक्साइड क्या है। 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित अपक्रियाओं को अपचायक में कौन सा अपचायक हो, आपको इसको पहचाना है। कि कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना ऑक्साइड बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड या चाक कैल्शियम हाइड्राइड का उपयोग करता है। अथवा आप इसको कीजिए, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन की ऑक्सीकरण अपक्रिया क्यों होती है, इसको देना है। गालक से आप क्या समझते हैं, किसी एक अम्लीय गालक की क्रिया में से केवल रासायनिक समीकरण से स्पष्ट करना है। नेक्स्ट दिया कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल होता है। आपको ये लिखना है।
आसवित जल का मतलब शुद्ध जल में विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन वर्षा के जल में होता है, क्योंकि इसमें वर्षा के जल में अलग अलग गैसें मिली होती हैं, अलग अलग प्रदूषण मिला होता है, इसलिए इसमें प्रदूषित जल हो जाता है, इसलिए इसमें विद्युत का प्रवाह होता है। जबकि आश्रित जल शुद्ध जल होता है, इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, क्योंकि यह आश्रित जल जो होता है उदासीन होता है। खंड ग जो कि बायोलॉजी से है, पहला क्वेश्चन 9वां में पहला दिया है कि शरीर में आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को कौन कौन सी रुधिर कणिकाएं नष्ट करती है, तो जो प्लेटलेट्स होता है वही सबको नष्ट करती है। निम्न में से मस्तिष्क का कौन सा भाग है, तो प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला, ये सभी मस्तिष्क का भाग है। मानव में यूवी किरणों से क्या हो सकता है, यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरणों से यदि मानव के शरीर पर पड़ता है तो उसको त्वचा कैंसर हो जाता है। नेक्स्ट दिया कि आधुनिक सौर सेल की कार्य करने की योग्यता आपके विचार में कितनी है, तो 100% है। नेक्स्ट दिया है कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने की विभिन्न पथ क्या है, पादप में प्रकाश अनुवर्तन नियम लिखना है, गर्भ निरोधन का विभिन्न विधियां लिखना है। और अगला दिया है कि ऊर्जा स्रोत के लिए जीवाश्म ईंधनों को सूर्य की तुलना आपको करना है, उसकी अंतर्ज्ञात करना है, अथवा आप कचरा का निपटारा कैसे करेंगे, उसका योगदान कैसे करेंगे, किन्हीं दो तरीकों का वर्णन करना है। या तो यह लाभ लंबी अवधि ध्यान में रखकर बनाई गई परियोजना के लाभ से किस प्रकार भिन्न है, इसको लिखना है, अथवा आपको पादप में जल के खनिज लवण को कैसे वहन होता है, इसको लिख देना है। 12 में दिया है कि जीवमंडल के घटकों को संक्षेप में लिखना है, अथवा मेंडल के प्रयोग का संक्षिप्त विवरण देना है, इसके आधार पर प्रतिपादित मेंडल के नियम का उल्लेख करना है।